अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के राजपूत राज्यों की तरफ, जो इसने अपना ध्यान कन्वर्ट किया, क्योंकि अभी तक ये अपना ध्यान पूरी तरह से इसने बंगाल और बिहार की तरफ, और उससे पहले जो इसके नजदीकी दुश्मन थे कुबाचा, यल्दौज, अली की तरफ कन्वर्ट हुआ था। उनको जीतने के बाद उस तरफ से अपना राज्य पूरी तरह स्थायी करने के बाद इसने अपने आप को मूव किया राजपूत राज्यों की तरफ। तो तीसरा जो इसका चरण है वो राजपूत राज्यों से संघर्ष को माना जाता है। राजपूत राज्यों से संघर्ष की अगर हम बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। देखिए, राजपूतों के हौसले पहले की तरह बढ़ गए थे और उन्होंने कर देना बंद कर दिया। क्योंकि इससे पहले जो शासक रहा दिल्ली का, जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो केवल मजबूती प्रदान करने में रहा, एक नव स्थापित राज्य को संभालने में लगा रहा, 4 साल ही राज कर पाया। और उसके बाद जब इल्तुतमिश बैठा तो इसकी अपनी आंतरिक समस्याएं बहुत थी, जिसकी वजह से ये राजपूत राज्य खुल गए। इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। राजपूतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर रखी थी तथा वे तुर्कों की सत्ता समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे। इन जो विद्रोही राजपूत राज्य थे, इन पर अपनी अधिसत्ता पुनः स्थापित करना इल्तुतमिश के लिए बहुत जरूरी हो गया, कारण कि ये दिल्ली के बहुत नजदीक थे और इल्तुतमिश के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकते थे। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इन विद्रोही राजपूतों ने इन विद्रोही राजपूतों पर उन्हें अधिसत्ता स्थापित करना आवश्यक था। अतः इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर और 1227 में मंदोर पर विजय हासिल। जब इसने देखा कि ये लोग बिल्कुल ओपन हो गए हैं, हमारे खिलाफ हो गए हैं, तब इसने उस तरफ से जीतने के बाद 1227 में सबसे पहले रणथंभौर पर अटैक किया, जहां पर चौहान वंश का ही राजवंश एक गवर्नर के रूप में राज्य कर रहा था। और वही जिसको गोविंदराज को, पहले की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गोरी ने उसको वहां का गवर्नर अपॉइंट किया था, अजमेर से हटाकर उसी के वंशज आगे राज कर रहे थे और उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इस कड़ी के अंदर
1226 में रणथंभौर पर और 1227 में मंदोर पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने विजय हासिल की और इन लोगों को हराया। अब हम इसके बाद इसने इल्तुतमिश की बात कर रहे हैं, इसने दूसरे राज्यों की तरफ अपना ध्यान कन्वर्ट किया और इसके बाद इसने जालोर, अजमेर, बयाना के बाद नागौर, ग्वालियर, इन सब राज्यों में अपनी जीत हासिल की। मैं ये बोर्ड पे मैं लिख देता हूं। इसके बाद इल्तुतमिश ने जालोर, अजमेर, बयाना जो भरतपुर में है, नागौर, ग्वालियर इत्यादि राज्यों पर, बयाना, नागौर, ग्वालियर राज्यों पर अधिकार कर लिया। 1233 ईस्वी में इसने कालिंजर पर अधिकार कर लिया। देखिए, हालांकि मैं लिख देता हूं, यह विजय इसकी अस्थायी रही। एक साल तक आमना सामना होता रहा, बाद में एक साल बाद हार कर ग्वालियर का कालिंजर का शासक राज्य छोड़कर भाग गया, इसकी विजय होगी। और जैसे ही ये कालिंजर से वापस मूव हुआ दिल्ली की तरफ, उन्होंने दोबारा इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, यानी कि ज्यादा समय तक कालिंजर पर इसका अधिकार नहीं रहा। इसने 1233 से 1235 के बीच में इल्तुतमिश ने 1233 ईस्वी से 1235 ईस्वी के बीच में नागदा, मालवा, उज्जैन और भिलसा पर आक्रमण कर उन्हें लूटा। इल्तुतमिश ने गुजरात पर भी आक्रमण किया, परंतु सफल नहीं हो सका। ये तो इसके राजपूत राज्यों पर अटैक करने का एक सिलसिला, किन किन राज्यों को जीता, किन किन राज्यों को इसने अपने कब्जे में लिया और कहां पर किस ढंग से इसने अपनी सत्ता स्थापित की और कौन सा राज्य इसके हाथ से निकल गया। इल्तुतमिश के समय की एक बहुत महत्वपूर्ण खास बात आपको मैं बताता हूं, और वो है खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त करना। यानी कि इल्तुतमिश के राज्य की इल्तुतमिश के राज्य की एक महत्वपूर्ण घटना बगदाद के खलीफा से सुल्तान का स्वीकृति पत्र स्वीकार करना था।
और 18 फरवरी 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को दिल्ली का वैधानिक और स्वतंत्र सुल्तान मान लिया गया। ये इसके राज्य की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि जब तक किसी को खलीफा से अगर स्वीकृति पत्र नहीं मिल जाता है तो वो शासक तब तक उसकी वैधानिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहता था। और 18 फरवरी 1229 को इसको ये स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ, जिससे इसके राज्य को और ज्यादा मजबूती प्रदान हुई। हालांकि 1236 में बयाना के पास ये बीमार हो गया, उसके बाद कभी सही नहीं हो पाया और इसकी डेथ हो गई। लेकिन इसने कुछ प्रशासनिक और आर्थिक सुधार भी किए अपने राज्य में, जिन पर अब हम लोग बात करें।